तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 389 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पे सभी तीन एम्प्रेस आपस में बात कर रहे होते, लेकिन तभी वहाँ पे एक अनडाइंग स्टार ईटिंग प्लांट अपने पावर को बढ़ाने लगता है। यहाँ पे फैंगचेन कहता है कि जल्दी से चेक करो कि आखिर उसमें कितने वॉइस है। अब यहाँ पे जीली देखकर जिसकी आवाज़ डबी सी हो जाती है, मतलब वो पूरी तरह से हैरान होता है और वो कहता है 1000। और ये देखकर तो हुआंग से की आंखें भी विश्वास में नहीं आती कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो कहता है कि 1000 वाइन स्टार ईटिंग प्लांट को आखिर यहाँ पे कौन इतना अमीर है। आखिर ऐसे प्लांट को यहाँ पे अगर किसी को न्यूट्रल करना है तो उसके लिए बिलियंस ऑफ मिक्स्ड एलिमेंट्स की ज़रूरत होगा। वो कहता है कि क्या ये लू फेंग है, क्या सच में वो इतना अमीर है, क्या यहाँ पे उसने प्राइमर स्काई माउंटेन को भले ही पास किया लेकिन फिर भी उसके पास सिर्फ 100 बिलियन पॉइंट्स होंगे, जो कि इनफ नहीं होगा। तो जीली कहता है ऑफ कोर्स प्राइमर केओस सिटी लीडर ने उन्हें ये दिया होगा। तो तुम्हें क्या नहीं लगता कि प्राइमर केओस सिटी लीडर के पास इतना वेल्थ नहीं होगा। अब यहाँ देखा जाए तो अगर उनके पास भी इतना वेल्थ हो, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और 1000 वाइन स्टार ईटिंग प्लांट एक एम्पर पाइनिकल का था, जो कि स्पेशल लाइफ प्लांट फॉर्म था, जिसकी स्टर्डीनेस देखा जाए तो वो एक ह्यूमन एम्पर लिमिट वॉरियर के जितना माना जा सकता है, वो उतना ही पावरफुल होगा। और इसकी फॉर्म भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। अगर यहाँ पे ह्यूमन एम्पर लिमिट वॉरियर के अगेंस्ट भी फाइट किया जाए तो यहाँ पे उनसा स्टार ईटिंग के प्लांट बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। और इसकी लाइफ एनर्जी तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, यहाँ तक कि स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम गॉड क्रिस्टल भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। और 1000 वाइन आराम से 1 मिलियन किलोमीटर में फैल सकती है, मतलब उसकी लेंथ 1 मिलियन किलोमीटर जितना होता है। मैं आपको कंपैरिजन के लिए बता दूँ कि यहाँ पे अर्थ का यहाँ रेडियस 64,000 किलोमीटर ही होता है। लू फेंग का स्टार ईटिंग प्लांट 1 मिलियन किलोमीटर तक जा सकता है, जो कि आप इसका अंदाजा लगा ही सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा होता है। यहाँ पर तो फ्लेम क्रिस्टल सिर्फ स्मॉल एरिया को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ उन सारे बंदे को जो कहता है कि ये शायद वर्चुअल वर्स कंपनी ने ही ऑर्डर किया है। और तभी वहाँ पे कोल्ड वॉइस आके पूरे के पूरे इंटायर अर्थ में यहाँ गूंज पड़ती है, जो कि वही होता है कि वर्चुअल वर्स कंपनी ने ऑर्डर दिया है कि यहाँ पे अब से कोई भी इमिग्रेंट्स यहाँ अर्थ के लैंड रीजन पे नहीं जा सकता है, और कोई भी ह्यूमन का बंदा ओशियन और फ्लोटिंग रीजन्स पे नहीं जा सकता है। जो भी इसके अगेंस्ट जाएगा वो मारा जाएगा। और ये एक अनडाइंग 1000 वाइन स्टार ईटिंग प्लांट है, जो कि इन सारे कॉन्टिनेंट्स को गार्ड कर रहा है। उसका मेन जॉब ही है गार्ड करना। यहाँ पे चाहे अर्थ ह्यूमन हो या फिर इमिग्रेंट्स, जो भी रूल के अगेंस्ट जाएगा वो मारा जाएगा। और इसकी वॉइस पूरे पूरे कॉन्टिनेंट में फैल रही होती है बहुत ही लंबे टाइम तक। और यहाँ पे जितने भी ह्यूमन के अर्थ होते हैं अब ये सुनकर जितने भी अर्थ के बंदे होते हैं वो सभी खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं कि फाइनली वो डिसिपल यहाँ पे इमिग्रेंट्स यहाँ पे आने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे, ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये आवाज़ किसकी है, आखिर कौन ऐसे कर सकता है कि यहाँ पे एक अनडाइंग को हमारे लिए गार्ड करने के लिए छोड़ सकें। अब यहाँ पे वो कहता है कि स्टूपिड, यहाँ पे और कौन हो सकता है, ये लू फेंग ही होगा। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि ह्यूमन्स तो चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन जितने इमिग्रेंट्स होते हैं बाहर के आए हुए वो सभी गुस्सा कर रहे होते हैं। और वो कहता है कि आखिर इस ऑर्डर को किसने दिया है, हमें आखिर उन सारे कॉन्टिनेंट्स पे फॉरबिडन कैसे किया जा सकता है, हमने तो कभी इस रूल को नहीं सुना, आखिर इस ऑर्डर को किसने दिया। लेकिन यहाँ पे वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1000 वाइन स्टार ईटिंग प्लांट वहाँ पे रुका हुआ था। वो लोग अगर ऑर्गेंट होंगे तो यहाँ पे वो सब मारे भी जाएंगे। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों साइड के जीले, फैंगचेन, हुआन सी, ये सभी उसी एशिया कॉन्टिनेंट के एज पे होते हैं और वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। लू फेंग भी वहाँ पे आ जाता है। फैंगचेन कहता है कि योर मेजेस्टी लू फेंग। अब लू फेंग भी फैंगचेन को रिकॉग्नाइज कर लेता है। वहाँ पे वो भी कहता है फैंगचेन। अब जी ली हॉल करके बोलता है कि लू फेंग, यहाँ पे देखा जाए तो सिटी लीडर ने भी ऑर्डर को दिया है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे 1000 वाइन स्टार ईटिंग प्लांट को यहाँ नहीं रख सकते हो। ये हमारे इमिग्रेंट्स के लिए एक थ्रेट की जैसा है। हम लोग हमारे सिटी लीडर के इन सारे ऑर्डर को फॉलो करेंगे, लेकिन तुम्हें इस
प्लांट लाइफ फॉर्म को यहाँ से निकालना होगा। अब यहाँ पे लू फेंग, फेंग चेन और ह्यूसी की तरफ देखकर कहता है कि तुम दोनों हम लोग यहाँ पे होंग अलायंस में बहुत ही जल्दी बात करने वाले हैं, तब तक के लिए मैं यहाँ पे से चलता हूँ। अब फेंग चैन और हुआंग से भी इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जीली को दिखाया जाता है जो गुस्से में कहता है कि वहीं रुको। अब इसके बाद लू फेंग वहाँ से मुड़ता और चला जाता है और वो कहता है कि इडियट। और इसके कारण तो जीली का फेस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उन दोनों की तरफ देखकर बहुत ही स्टूपिड एक्सप्रेशन दिखा रहा होता है। देखा जाए तो उन दोनों बंदे की नज़र में भी जीली एक इडियट से कम नहीं था, क्योंकि वो लू फेंग से पंगा ले रहा था और यहाँ पर वो लू फेंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। फिर यहाँ पे देखा जाए तो वो इसी के बारे में सोच रहे होते हैं। वो कहते हैं कि लू फेंग को हम लोग परेशान नहीं कर सकते हैं और फेंग चेन कहता है कि जिलिम यहाँ पे तुम्हें केयरफुल रहना होगा, हम लोग यहाँ पे तुम्हारे गुस्से को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तुम्हें यहाँ पे गुस्से को अपने आप पे हावी नहीं होने देना चाहिए, तुम यहाँ पे 1001 स्टार ईटिंग प्लांट से भी मारे जा सकते हो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे हमें उसी स्नेक लाइक लेडी को दिखाया जाता है जो कहती है कि यहाँ पे जीली अपने को शांत करो, यहाँ पे तुम उससे गुस्सा नहीं ले सकते हो। यहाँ पे कई सारे 10 बिलियन इमिग्रेंट्स जो कि पावरफुल फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, उन सबके पीछे यूनिवर्स मास्टर का हाथ है और लू फेंग के स्टेटस के कारण वो भी इन सबको परेशान नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें यहाँ पे ऐसा ही करना चाहिए, तुम्हें भी यहाँ पे अपने आप को इन सब के बीच में नहीं लाना चाहिए। जिसके बाद वो भी निकल जाती हैं और जीलू वहीं पर खड़ा रह जाता है, वो भी बहुत ही गुस्से में होता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर बताया जाता है कि इसके बाद वहाँ पे 2 एरोगेंट इमिग्रेंट्स वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी 1001 स्टार ईटिंग प्लांट से मारे जाते हैं और यहाँ पे सबको इस बारे में न्यूज़ पता चल जाती है, जिसके कारण उन्हें पता चल जाता है कि ये जो ऑर्डर है ये रियल है और यहाँ पे वो लोग इसको नहीं जुटला सकते हैं। यहाँ पे सब लोग इस लैंड के इधर ही रहना होगा। अब सिटी लीडर जो कि नंबर 1 पर्सन है वर्चुअल कंपनी में, आखिर उनके ऑर्डर को कौन ही जुटला सकता है। अब इसके कारण तो अर्थ के बंदे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो भी अपने लाइफ को फ्रीली जी सकते हैं। और फिर हमें सीन चेंज कर 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली लू फेंग अर्थ को छोड़कर जाने वाला था। अब लू फेंग जिउजिन से कहता है कि यहाँ पे 1000 स्टार वाइन ईटिंग प्लांट है, जहाँ पे सीक्रेटली एक एम्पर लिमिट मेटर फ्लैग एम्पर भी मौजूद है। यहाँ पे कई सारे ट्रम्प कार्ड्स भी मैंने उसके लिए छोड़े हैं, तुम वहाँ पे अपने उस अनडाइंग प्लांट को निचूर कर सकते हो और यहाँ पे मैंने ऑल इन ऑल को अरेंजमेंट कर लिया है, मैं अभी फैमिली को तुम्हारे पास ही छोड़ रहा हूँ। तो जिउजिन भी कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें इस समय बहुत ही केयरफुल रहना होगा। इसके बाद लू फेंग भी स्माइल करता है और अपने डैड और मम से वहाँ से मिलके वहाँ से टेलीपोर्ट होके चला जाता है। और फिर हमें सीन चेंज कर डार्क यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मेलेवेंट आर्मर बग शिप फ्लाई करके जा रहा होता है। ये उन टॉप 3 शिप में से एक होता है जिसे कि लू फेंग ने एक्वायर किया होता है एम्पर को हंट करने के दौरान, और ये एक लिविंग शिप के जैसा ही होता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में दूसरे रेस के एम्पायर लिमिट इसको यूज कर सकते हैं। और फिर हमें उसके कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग ऑर्डर करते हुए कहता है कि पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे और डेविल हैंड एम्पर से डील करने वाले हैं, फिर इसके बाद हम लोग सीक्रेट रीजन आइस एल स्टार में जाएंगे। तो ये सुनकर शिप का वॉइस एआई होता है, वो रिप्लाई करता है कि यस मास्टर, और हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। अब यहाँ पे मेन आ गया है कि हम लोग यहाँ पे ह्यूआन बो का बदला लेंगे। यहाँ पे आप सभी को इसी चीज़ का इंतजार है भी। और फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि वो लोग अपनी गॉड कंट्री से टेलीपोर्ट होके वहाँ से डार्क यूनिवर्स से आगे बढ़ रहे होते हैं, और यहाँ पे लू फेंग को आधे महीने का टाइम लग जाता है, जहाँ पे एक्चुअली में डेविल हैंड एम्पर मौजूद होता है। अब यहाँ पे लू फेंग सरप्राइज होता है और कहता है लकली मेरे पास टियानचेन है और मेरे पास बाकी के 11 स्लेव्स है जो कि अदर रेसेस के वॉरियर हैं। यहाँ पे टियानचेन ही ह्यूमन रेस का बंदा है और उसके पास 3 सोल स्लेव्स भी होते हैं जो कि थोड़े से कमजोर अंडाइंग्स भी होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अंडाइंग्स होते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब आराम से किसी भी जगह टेलीपोर्ट करके अपने गॉड कंट्री से जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपने मार्कस को छोड़ा होता है।
और लूफेंग इन्हें सब का यूज़ कर रहा होता है लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर अप करने के लिए। और अब फिर हमें दिखाया जाता है टियानचेन को, जो सब लूफेंग के पास खड़े होते हैं और वो कहते हैं मास्टर हम लोग यहाँ पे यूनिवर्स ट्रैवल को करने वाले हैं। जिसके बाद वो लोग डार्क यूनिवर्स में जाके एक्चुअल यूनिवर्स में फिर से आ जाते हैं। लूफेंग अभी लिविंग शिप कंट्रोल रूम में होता है और उस स्पेस को देखकर कहता है डेविल हैंड एम्पर। यहाँ पे उसके पास ह्यूज स्टार एक ग्रीन लाइट प्लैनेट होता है जिसमें से पावरफुल लाइफ एनर्जी रिपल्स निकल रही होती है। लूफेंग उस ग्रीन प्लैनेट की ओर देखकर कहता है कि वर्चुअल वर्स कंपनी के इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है और आधे साल पहले उसने यहाँ पे वर्चुअल वर्स कंपनी के साथ कनेक्शन यहाँ बैठाया हुआ था और उसका मार्कर यहीं पे है। वर्चुअल वर्स यहाँ पे हर एक चीज़ नहीं जानता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे लूफेंग ने कई सारे इन्फॉर्मेशन को निकाल लिया था जितना वो निकाल सकता था। बताता लूफेंग के माइंड में क्या थी, लूफेंग चलो मुझे यहाँ पे बाहर निकालो, तो लूफेंग उसको भी बाहर निकाल लेता है। और लूफेंग बताता कि यहाँ पे वर्ल्ड रिंग से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो उसे ब्लैक आर्मर से कवर कर देता है और उसको मास्क चढ़ा देता है। यहाँ पे बबाता 1.45 मीटर बच्चे की जैसे लग रही होती है और उसके 2 गोल्डन सॉन होते हैं फोरहेड पे। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो बबाता होती है जो कि हार्ट ऑफ इवोल्यूशन से बनी हुई होती है। अब हार्ट ऑफ इवोल्यूशन से बबाता हुई लिविंग एआई की तरह अपने फिजिकल बॉडी को पा सकती है। अब बताया जाता है कि लूफेंग ने जब आउटर रीजन्स में बहुत ही अर्निंग की होती है तो उसने बबाता के लिए एक फाइनल चांस दिया था कि वो भी अपने आप को ट्रेन करके इवॉल्व कर सके। और उसके आर्म में एक कंप्यूटर होता है जो कि एक सब्सिडरी होता है एआई जो कि बबाता ने बनाया होता है, उसकी जगह पे वो ले सके, जो कि उसको सारी चीज़ें बताते रह सके। फिर हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कहती है कि मैं यहाँ पे पू को मरता हुआ देखना चाहती हूँ। तो लूफेंग कहता है कि ठीक है बस तुम मेरे साथ रहना। तो बबाता भी हामी भरती है और उसकी आंखों में हमें साफ नफरत दिखाई दे रहा होता है। देखा जाए तो उसने लूफेंग को अपना मास्टर डोमेन लॉर्ड लेवल में ही मान लिया होता है, लेकिन फिर भी उसके पास इमोशंस होते हैं। वो अपने ओल्ड मास्टर का बदला लेना चाहती थी, इसी कारण वो इतना फोर्स कर रही थी और वो ह्यूआन बो को अपने फादर के जैसा मानती थी। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लूफेंग अपने आप को क्लाउड कंटेंट आर्मर से घेर लेता है, कहता है चलो चलते हैं। जिसके बाद लूफेंग अपने साव विंग्स को अपनी बॉडी में रख लेता है और यहाँ पे अपने आप के आइडेंटिटी को भी हाइड कर लेता है, जिसके कारण कोई भी उसको पहचान न सके। अब सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि लूफेंग अपनी शिप को रख लेता है और ब्लैक आर्मर मैन जो कि लूफेंग होता है वो वहाँ के ग्रीन प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के पास आ जाता है। बबाता यहाँ पे लूफेंग से पूछती है कि आखिर हम लोग यहाँ पे इंटर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो लूफेंग कहता है कि यहाँ पे मुझे चेक करने दो कि आखिर उसका एक्यूरेट लोकेशन क्या है, तभी हम लोग उस पर अटैक कर सकते हैं। और लूफेंग अपने पास से एक बड़े से स्कैनर को निकालता है जो कि पूरे के पूरे प्लैनेट को ही यहाँ पे स्कैन करने लगता है। यहाँ पे बबाता भी हो जाती है कि लूफेंग मैंने यहाँ पे अपने कंट्रोल को लॉस्ट कर दिया है। तो ये सुनकर लूफेंग हंसते हुए कहता है कि ये एक लिविंग एआई के लिए बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर होता है। मतलब ये हुआ कि तुम्हें तुम्हारे जजमेंट को इमोशन अफेक्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है क्योंकि देखा जाए तो एआई में इमोशंस नहीं होते हैं, लेकिन अभी की दरमियान बबाता में भी इमोशंस आने लगे होते हैं। लेकिन देखा जाए तो सीरीज में बबाता को पहले से ही इमोशन वाला दिखाया गया है जो कि हंसती रोती सब है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि बबाता पूरे हेट्रेट में भरी हुई होती है। बबाता फिर से कहती है कि उसे यहाँ पे इसी प्लैनेट पे रहना ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस जगह पे नहीं होगा। लेकिन उसी वक्त लूफेंग कहता है कि मैंने उसे खोज लिया। तो ये सुनकर बबाता सरप्राइज होते हुए खुश होते हुए बोलती है कि क्या वो इसी प्लैनेट पे है। तो लूफेंग कहता है कि हाँ वो इसी प्लैनेट पे है, मेरे स्कैन के मुताबिक वो अभी बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। और यहाँ पे लार्ज स्कैनर के बाद से वो पता लगा लेता है कि यहाँ पे वो डेविल हैंड एम्पर कहाँ पे है। यहाँ पे बबाता उसे धक्का देते हुए कहती है कि हेवली इंजर्ड आखिर वो कौन ही केयर करता है, हमें तो बस उसको मारना है, तो चलो चलते हैं। और बबाता वहाँ पे बबाता के साथ टेलीपोर्ट करके उस कोर के प्लैनेट पे आ जाती है। और मैं सीन चेंज कर वहाँ के गुलून यूनिवर्स कंट्री के स्टारफील्ड के फॉरबिडन पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे सुपर फैमिलीज यूनिवर्स कंट्री के रहते हैं।
और वो इस स्टारफील्ड का कोर होता है जो कि डबल हैंड स्टार होता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कई सारे अनडाइंस के ग्रुप होते हैं जिनमें कि लेडी स्टाफ भी होती है और वो कहती है कि डेमन एम्पर वो अभी बहुत ही बुरे मूड में है, हमें यहाँ पे केयरफुल रहना होगा कि हम लोग उसे गुस्सा न दिला, नहीं तो हम लोग अपनी जान को भी गंवा सकते हैं। फिर यहाँ पे ऐसी बात हो रही होती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल वुमेन्स होते हैं जो कि 9 गैलेक्सी से आए हुए होते हैं और 5000 ईयर से डेमन एम्पर बहुत ही बुरे मूड में होता है जो कि एक ट्रेजेडी को फेस करके आया होता है। और वहाँ पे अनडाइंग सबको ऑर्डर करती है कि जाओ यहाँ पे जाओ और वहाँ पे लगभग 800 लेडीज आती है जो कि डिशेस को उठा के पैलेस की ओर आगे बढ़ती है। जैसे जैसे वो डीप जाती है वो वहाँ पे और भी काँप रही होती है, डर रही होती है। फाइनली वो उस हॉल में आते हैं। जैसे ही वो वहाँ पे उस हॉल में आते हैं उन्हें एक कोल्ड वॉइस सुना देती है जो बोलती है कि डेविल हैंड एम्पर, और वो वॉइस आइस गोल्ड की तरफ फ्रीज हो रही होती है, उनमें से पावरफुल प्रेशर निकल रहे होते हैं। वहाँ पे जितने भी 800 लेडीज होती हैं वो कुछ नहीं कर पाती है, वो अपनी घुटनों पे आ जाती हैं और सब लोग सोचने लगते हैं कि माय गॉड इसकी प्रेशर तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, ये पहले के मुकाबले 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। आखिरकार इस गुलू यूनिवर्स कंट्री में ऐसा वॉरियर कहाँ से आ सकता है। दिखाया जाता है कि ऊपर के टॉन से रूफ होता है वो टूटकर बिखर जाता है। वहाँ पे एक गोल्ड स्लेट हाउस आ जाता है जो कि ग्रे स्लेट हाउस को मार के गिरा देता है। दिखाया जाता है कि जिस बंदे ने उसको किक मारा होता है उस किक में भी लव इन्फ्यूज होता है जिसके कारण वो ग्रे बंदे के मुंह से खून निकलने लगता है, वहाँ से दूर जाके गिरता है। जितने भी एविल मैन होते हैं वो उन सब की तरफ देखने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जितने भी अनडाइंग होते हैं वो इस सीन को देखकर शॉक हो जाते हैं, कहते हैं कि ये तो टेलीपोर्टेशन यूज कर रहा है, ये गोल्ड आर्मर ये टेलीपोर्ट को यूज़ कर सकता है, अब तो ये ओवर हो गया, हमारे मास्टर यहाँ पे नहीं बचने वाले हैं। यहाँ पे काउंटलेस स्टाफ जो भी घुटनों पे होते हैं वो लोग सीक्रेटली यहाँ पे सोचने लगते हैं कि यहाँ पे डेविल एम्पर तो इतनी आसानी से हारा जा चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है डेविल हैंड को जो क्या आता है टेलीपोर्ट, जहाँ पे वो घुटनों पे आकर कहता है ग्रीटिंग लॉर्ड्स, अगर यहाँ पे आप टेलीपोर्ट कर सकते हैं मतलब ये हुआ कि आप एक एम्पर पाइनेकल है, आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर मैंने आपको कैसे ऑफेंड किया, प्लीज़ मुझे बताएं, मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा आपको रिपे करने के लिए, अगर यहाँ पे इनसफिशिएंट है तो आप मुझे मेरी जान ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा कोई और नहीं होता, वो लू फेंग होता है और वो कहता है कि तुम सच में फॉर्मेलिटीज़ को जानते हो, उसे पूरा करना जानते हो। इसके बाद वो कहता है कि तो ये सुनकर वो बंदा कहता है कि जबकि आप टेलीपोर्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपसे बचकर नहीं भाग सकता, अगर मैं यहाँ पे पीक पे भी होता तो मैं आपके स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा दूर होता, जबकि मैं यहाँ पे हेवली इंजर्ड हूँ और मैंने अपने ताकत को खो दिया है, तो आप मुझे बड़ी आसानी से मार सकते हैं। आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे आपके सामने सबमिट ही कर सकता हूँ सर्वाइव करने के लिए। अब यहाँ पे लू फेंग की वॉइस बहुत ही बूम टाइप की होती है, सब लोग स्टाफ यहाँ पे लू फेंग की बातें सुन पा रहे होते हैं। अब अभी के दरमियान डेविल हैंड एम्पर यहाँ पे अपने ह्यूमिलेशन के लिए डर नहीं रहा होता, उसे यहाँ पे जितने बंदे होते हैं उनसे कुछ भी डर नहीं लग रहा होता, वो यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा होता है, ऑफिशियली यहाँ पे वो लू फेंग को अपना सिंसियरिटी दिखा रहा होता है। बाकी स्टाफ की बात करें तो उनकी वो कदर नहीं करता है। यहाँ पे डेविल हैंड सोचते हुए कहता है कि इन स्टाफ की बात है तो जब तक मैं सरवाइव कर पाया तो इन सबको मैं मार ही दूंगा ताकि मेरी ह्यूमिलिएशन ना हो सके। और फिर यहाँ पे मैं दिखाया जाता है काउंटलेस स्टाफ को, जिन्हें नहीं पता था कि आखिर वो किस खतरे में है, यहाँ पे उनके साथ क्या होने वाला है, और वो लोग सोच रहे होते हैं कि ये गोल्ड आर्मर ये तो बहुत ज़्यादा हमारे डेमन एम्पर से स्ट्रॉन्ग है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर बबाता को दिखाया जाता है, तो लू फेंग से कम्युनिकेट करके बोलती है कि उसे मार डालो लू फेंग, उसे मार डालो। अब यहाँ पे हमें डेविल हैंड को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि यहाँ पे आप मुझे प्लीज़ बताएं कि मैंने आपको कैसे ऑफेंड किया, मुझे कुछ भी पता नहीं कि मैंने क्या किया है आपके साथ। लू फेंग उसकी तरफ घूरते हुए कहता है कि यहाँ पे स्ट्रॉय करने के लिए यहाँ यूजलेस है, अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा फिर भी तुम मार जाओगे। तो ये देखकर तो डेविल हैंड और भी कांपने लगता है, उसे विश्वास नहीं होता कि आखिर ये लू फेंग ऐसा कैसे कह सकता है, वो कुछ भी नहीं बोल पाता। अब लू फेंग ने ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ कह दिया था, लू फेंग ने तो पहले ही फेमस पॉइजन से यूज करके उस पर अटैक कर दिया था जिसके कारण उसकी अंडा
अंडाइंग बॉडी जितनी थी वो लोग और भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। दिखाया जाता है कि वो उसके डेविल के हैंड बॉडी के अंदर जाके लगती है, उसके मुंह से भी खून निकलने लगती है। यहाँ पे डेविल हैंड की बॉडी भी कोरोज होने लगती है उस पॉइजन से, जिसके कारण उसकी आंखों में डर बैठ जाता है और उसकी पूरी बॉडी क्लम्बर हो जाती है। उसके साथ वो वहीं पे मारा जाता है और दिखाया जाता है कि उसके मरने के बाद वहाँ पे एक वोल्वरिन ही गिर पाता है और वहाँ पे उस सब मारा जाता है। फिर यहाँ पे मैं बाता को दिखाया जाता है। अब यहाँ पे लू फेंग ने किया क्या होता है कि लू फेंग ने अपने उसी डैगर से जिसमें फेमो पॉइजन लगा होता है उसे मार दिया होता है, जबकि वो बहुत ही डैमेज होता है, उसकी अंडाइंग बॉडी बहुत ही हद तक डिस्ट्रॉय हो गई होती है। तो लू फेंग का एक ही अटैक काफ़ी था उसको मारने के लिए और यहाँ पे लू फेंग ने उसे मार दिया होता है। मरने के बाद उसकी आर्मर वर्विंग यही सब बचती है। यहाँ पे हमें बवाता को दिखाया जाता है जो कहती है कि फाइनली यहाँ पे हो गया, 60,000 सालों के बाद यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो बवाता को इंटरप्ट नहीं करती है। अब दिखाया जाता है जितने बंदे वहाँ मौजूद होते हैं वे सब हैरान हो जाते हैं और कहते बॉस तो मारा गया है। वो कहते हैं कि मुझे कभी भी विश्वास नहीं था कि हमारे बॉस ऐसे मारे जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है बवाता को जो कहता है कि तुमने अपने मास्टर का बदला ले लिया है, इसके पास कोई भी रेसिस्टेंस नहीं था और यहाँ पे हम लोग उस वक्त इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, लेकिन लू फेंग आज तुम्हारी वजह से हमने इसका बदला ले लिया है। और अभी देखा जाए तो बवाता बहुत ही गुस्से में भी होती है और थोड़ा सा मैड भी हो गई होती है। वो यहाँ पे उसको मारी जा रही होती है, पता नहीं यहाँ पे ऐसा ही कुछ लिखा हुआ होता है। और अभी के दरमियान लू फेंग ने अपने स्पीड एनर्जी से सारे स्कैनर इन सबको जाम और सिग्नल को जाम कर दिया था ताकि वो लू फेंग बवाता को थोड़ा सा रिकवर होने के लिए समय दे सके। अब यहाँ पे बवाता अपने इमोशंस को रिलीज कर रही होती है जो कि उसने टेंस ऑफ 1000 ईयर्स से अपने अंदर सप्रेस करके रखा होता है, क्योंकि जो दर्द उसे मिला होता है अपने मास्टर के डेथ के कारण वो इन सब का नहीं पता लगा पा रही होती। आखिर इतने सारे ईयर्स के बाद वो इन सब का बदला ले पा रही होती है। जिसके बाद बवाता लू फेंग की तरफ देख कर कहती कि लू फेंग अब मैं ठीक हूँ, तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया। जिसके बाद लू फेंग उससे बोलता है बवाता क्या मैं अब फिर से तुम्हें वर्ल्ड रिंग के अंदर रख सकता हूँ। तो बवाता उससे कहती है कि अब यहाँ पे वो कहती है कि हाँ मैं रिंग में यहाँ पे मैं अदर्स एम्प्रेस से गाइडेंस ले सकती हूँ और मैं यहाँ पे अपना बेस्ट करूँगी कि मैं यहाँ पे एक अनडाइंग बन सकूँ जितनी जल्दी हो सके। और मेरी करंट स्ट्रेंथ के मुताबिक मैं यहाँ पे सिर्फ एक AI हूँ और मैंने तुम्हारे लिए एक सब्सिडरी AI को भी छोड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो हार्ट फ्लेम को यूज़ किया गया था उससे बवाता आगे चल के अनडाइंग भी बन सकती है, उसकी अपनी बॉडी आ जाएगी। अब यहाँ नॉवल में तो उसे मेल दिखाया गया है लेकिन सीरीज में उसे फीमेल दिखाया गया है। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग उसे वापस अपने वर्ल्ड रिंग में ले आता है और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि हार्ट ऑफ एवोल्यूशन के साथ बवाता अभी ऑटोमन रेस की जैसी हो गई थी। यहाँ पे उसके लिए आसान था सेक्टर और बनने के लिए, लेकिन बवाता को अगर अनडाइंग बनना है तो ये बहुत ही हार्ड होता है। और अभी के दरमियान लू फेंग ऑटोमन रेस के ही जैसे टेक्नोलॉजी को मतलब ऑटोमन रेस की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ऑटोमन रेस भी अपने आप को अपग्रेड करके अनडाइंग बना सकते हैं, वैसे ही लू फेंग बवाता के लिए भी कर रहा होता है, उसके लिए भी एक बॉडी का जुगाड़ कर दिया होता है। फिर दिखाया जाता है कि लू फेंग वहाँ पे सारे लोगों को देख रहा होता है जो घुटनों पे झुके हुए थे, जिसके बाद वो वहाँ से टेलीपोर्ट करके डेविल हैंड स्टार को छोड़कर चला जाता है। यहाँ पे जितने बंदे को दिखाया जाता है वो कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था, यहाँ पे डेमन एम्पर तो उनके सामने रेसिस्ट भी नहीं कर सकते हैं। मैंने सुना है कि अनडाइंग के भी अनडाइंग बॉडीज होती हैं, लेकिन फिर भी उसने इसे इतनी आसानी से मार दिया। अब यहाँ पे डेमन एम्पर मारा जा चुका है तो उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो हंसते हुए कहते हैं कि ये स्टारफील्ड अब हमारा रहा और यहाँ पे सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। हमें सीन चेंज कर एक डिस्टेंस के स्टारफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काउंटलेस लाइट ईयर्स जो कि ह्यूमैनिटी टेरिटरी से दूर होता है वहाँ पे एक नॉर्मल स्टार होता है। ये स्टार कॉमनली हेवनली बॉडीज के स्पेस में देखा जाता है और यहाँ पे कुछ स्पेशल तो होता है क्योंकि यहाँ पे एंडलेस फ्लेम होता है। वहाँ पे उन एंडलेस फ्लेम के बीच में एक स्लिट हाउस होता है, एक स्लिट हाउस जो कि एक बंदा वहाँ पे अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा हुआ होता है। वो दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बंदा जो कि पूरी तरह से हेट में भरा हुआ था वो कहता है कि यहाँ पे एक सच में एक वॉरियर है जिसने कि मुझे मारा है और
और बताया जाता है कि वो बंदा कोई और नहीं डेविल हैंड एम्पर सुओ लू पू होता है। जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट्स में बता ही दिया था, तो लू फेंग ने डेविल हैंड एम्पर को मारा होता है, लेकिन फर्स्ट बॉडी को डिस्ट्रॉय किया होता है, जिसमें कि थोड़ा सा उसके सोल का भाग होता है जो कि लगभग 30% होता है। और आगे चल के लू फेंग उसके सेकेंड बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करता है, जिसमें कि 70% पावर होती है उसकी सोल की। और अभी तक शायद लू फेंग को इसके बारे में नहीं पता होता है। फिर दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि आखिर एक बंदे की हिम्मत कैसे हुई जो मुझे मार दी। और यहाँ पे वो कहता है कि वो स्ट्रांग है, इसी कारण मुझे अपने आइडेंटिटी को यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे वो गेस करता है कि यहाँ पे वो बंदा फिर से यहाँ पे जरूर आएगा। और यहाँ पे वो जानता था कि वो लुओ फेंग है, क्योंकि उसने उसके एक्सेप्शनल जीनियस बैटल के बारे में सुन रखा है कि उसे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में डाला गया है। यहाँ तक कि डेविल हैंड एम्पर उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और पहले से ही वो ये सस्पेक्ट कर रहा था कि लू फेंग के पास ह्यूआन बो की इनहेरिटेंस हो सकती है, और उसे इस बात का बारे में शक था। और अब तो शायद उसे कंफर्म ही हो गया होगा। फिर वो कहता है कि जब मैंने ह्यूआन बो को मारा था तो मैंने अपने सोल टेक्निक को यूज़ किया था ताकि मैं ये श्योर कर सकूं कि वो मारा जा चुका है। जिसके बाद मैं क्विकली डार्क यूनिवर्स से ट्रैवल करके वहाँ से निकल गया था, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो उसको चेज करना बहुत ही मुश्किल था और ट्रेजर के कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। यहाँ पे कई सारे हाइडिंग स्पॉट्स थे जहाँ पे मैं वहाँ से भाग कर निकल सकता हूँ। और वो सोचने लगता है कि 50,000 साल बीत चुके हैं, लू फेंग सडनली अपने पावर को ग्रो कर लिया है। उसके जैसा स्पिरिट रीडर अगर यहाँ पे आएगा, और वो एक स्पिरिट रीडर है जिसने कि अर्थ को खरीद लिया है, वो एक एबोरिजिनल पंक के आखिरकार इसके बिना किसी स्पेशल एनकाउंटर्स के वो एक प्लैनेट को अफोर्ड कैसे कर सकता है। और वो पूरी समय से लू फेंग के बारे में जानता था, उसकी टाइमलाइन के बारे में जानता था। और कहता है कि जब वो डोमेन लॉर्ड बना था और गानू यूनिवर्स कंट्री में आया था तो उसकी जो शिप थी वो यूनमो प्लैनेट की शिप थी। और मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि वो ह्यूआन बो का डिस्पन ही है। लेकिन वो कहता है कि लेकिन मैं इन्वेस्टिगेटर जिस समय था वो उसने बताया कि प्राइमरी रीजन ऑफ वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में मैंने उसे पाया था। यहाँ पे वो मारा जा चुका था ह्यूआन बो को। और वहाँ पे वो सोचता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, वो मरा था लेकिन आखिर वो उसका डिस्पल कैसे बन सकता है, क्या उसने लू फेंग के लिए कुछ छोड़ कर रखा था। अब यहाँ पे वो इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है। अब यहाँ पे वो कहता है लकली यहाँ लू फेंग की स्टेटस से वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, यहाँ पे उसकी आगे चल के एक सुपर वॉरियर बनना बहुत ही आसान हो सकता है और वो मुझे मार सकता है। लकली मैंने यहाँ पे जैसा सोचा था वैसा गैमल किया, मैंने यहाँ पे अपने पूरे पेट को यहाँ पे नहीं किया, इसी कारण मैंने अपने गॉड बॉडी को एक 40% पार्ट में और दूसरे 60% पार्ट में डिवाइड कर रखा था। अब मैंने पहले आपको बताया कि वो 30 और 70 था, तो नहीं वो 60 और 40% था, जहाँ पे लू फेंग ने उसके 40% बॉडी को मार दिया होता है और 60% बॉडी पटा होता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जिस टेक्निक को उसने यूज़ किया था वो असल में गॉड बॉडी सेपरेशन होता है। और वो कहता है कि मैंने अपने वीकर बॉडी को वहाँ पे डेविल हैंड स्टार में ऐसा सीरियसली इंजर्ड दिखाया ताकि मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब वो यहाँ पे आए और यहाँ पे वो मार सके। मुझे लगा था कि मुझे अपने प्लान का वेट करने के लिए 1 मिलियन ईयर्स तक रुकना पड़ जाएगा, लेकिन आखिर किसको पता था कि ये इतनी जल्दी होने वाला है। वो कहता है कि अभी देखा जाए तो मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं रिवाइव किया जा सकूँ, लेकिन मेरे पास एक ही रास्ता है, गोल्ड आर्मर वॉरियर। मुझे नहीं पता कि आखिर वो कौन है, लेकिन मैं यहाँ पे गारंटी दे सकता हूँ कि वो जरूर लू फेंग के द्वारा ही भेजा गया होगा। वो कहता है लू फेंग मैं यहाँ पे तुमसे जीत तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अपने टेरिटरी में रिटर्न करूँगा, फिर से इसका बदला लूँगा। यहाँ पे उसे नहीं पता होता है कि वो बंदा लू फेंग है, मतलब ये ट्विस्ट था। उसे लगा कि लू फेंग उसे कभी भी मार नहीं सकता क्योंकि वो सिर्फ एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा है। उसे लगा होता है कि वो जो गोल्ड बंदा आया होता है ना, उसे लू फेंग ने उसे मारने के लिए भेजा होता है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं कि आखिर क्या होगा। क्या लू फेंग फिर से उसके 60% बॉडी को डिस्ट्रॉय कर पाएगा या फिर नहीं? क्या लू फेंग को पता चल पाएगा कि उसने उसके सिर्फ 40% बॉडी को ही डिस्ट्रॉय किया है? तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।